सो वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर। मेरा नाम है ईश्वर सिंह और मैं हूं आपका टीचर। आज हम शुरू करेंगे 8th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज एग्रीकल्चर एंड द क्रॉप प्रोडक्शन। और हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में रहने वाला है। ओके, तो आपने पिछले 2 वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है, समझ लिया है। आगे इसमें और इस चैप्टर में जो भी कुछ है उसे हम अब और डिटेल में और थोरोली समझेंगे और आप लोगों को जो है मेहनत करनी है, सीखने के लिए कोशिश करनी है। एफर्ट करने वाला कभी भी जो है वो लाइफ में फेल नहीं होता है, उसको हमेशा कामयाबी मिलती है। और कामयाबी की जो सीढ़ियाँ होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है बेटा। आप जिंदगी में कोई भी बड़ी चीज अचीव करने के लिए शुरुआत हमेशा सबसे नीचे से करते हो और फिर धीरे धीरे आपके स्किल, आपकी क्वालिटीज, आपके एफर्ट जो है रंग लाते हैं और फिर आपको एक कामयाबी मिलती है। तो ये आपकी शुरुआत ऐसे ही है। आप एक छोटे लेवल से शुरू कर रहे हो और धीरे धीरे आपके अंदर वो सारे गुण, वो सारी क्वालिटीज जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, जिससे आप एक होनहार स्टूडेंट या आप कह सकते हो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के रूप में जो है वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाओगे और बड़े बड़े एग्जाम्स, बड़े बड़े एंट्रेंस क्रैक करके अपना और अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक जो है वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ऊपर। ऑलराइट, तो लास्ट टाइम जो हमने किया था वो भी एग्रीकल्चर की हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी सारी कवर की थी। ऑलराइट, इंप्लीमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आज इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंडेड सेंस में लेंगे। अब हम करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि एग्रीकल्चर में यानी कि जो भी खेती बाड़ी की जाती है उसमें प्रैक्टिसेस मतलब कौन कौन सी गतिविधियां हैं, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व है, किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर आपको कुछ भी उगाना है, चाहे वो खेत में उगाना है, अपने गमले में उगाना है, अपने क्यारी में उगाना है, अपनी नर्सरी में उगाना है, तो सबसे पहले आप उस मिट्टी को खोदते हो। और जब हम मिट्टी को खोदते हैं तो उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को या उस प्रैक्टिस को कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अगर आप इसको छोटे लेवल पे कर रहे हो तो हम सिंपली कहते हैं कि टर्निंग द सॉइल, लेकिन अगर आप इसे बड़े लेवल पे कर रहे हो, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लोइंग कहते हैं, टिलिंग कहते हैं। ये टर्म्स हमने लास्ट टाइम में कई बार रिपीट की थी। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला स्टेप होता है एग्रीकल्चर के अंदर, सॉइल को तैयार करना ताकि उसके अंदर हम बीज बो सके, सो कर सके, सोइंग प्रोसेस को कैरी आउट कर सके। दूसरा स्टेप जो आ जाता है वो आता है सोइंग का। सोइंग का मतलब क्या होता है, बीज बोना। सोइंग का मतलब है कि मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर बीज को डालना ताकि वो ग्रो कर पाए और प्लांट बन पाए, उसको सोइंग कहते हैं। और तीसरे स्टेप पे जो हम देखेंगे वो है अप्लाई मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। ऐसे करके लगभग 7 to 8 या 9 प्रैक्टिसेस हमें प्रॉपर्ली डिटेल में सीखनी होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि अब देखो जो सोर्स है, सोर्स क्या है, सोर्स हमारे पास कई चीजें होती है। सॉइल एक सोर्स है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें हम जो है वो किसान जो लोग हैं वो क्या करते हैं, फसलें उगाते हैं, तो वो आपके पास सोर्स है इनकम का। ठीक है, अब उसके बाद अगली जो प्रैक्टिस मैं आपको समझाऊंगा वो रहेगी बेटा इरिगेशन, जो 6th वाली होगी। 7th में हम बात करेंगे वीडिंग की और फिर करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स की। इरिगेशन में मैं मोटी मोटी आपको जो ब्रीफ कर देता हूं इसको। इरिगेशन में हम बात करेंगे किसकी, सिंचाई व्यवस्था, जिसको कह सकते हैं कि सही टाइम कौन सा होता है क्रॉप्स में पानी डालने का ताकि प्रॉपरली प्लांट ग्रो कर पाए। फिर आता है वीडिंग, जब प्लांट की हाइट थोड़ी बढ़ जाती है तो अनवांटेड प्लांट भी जो है वो कई बार खेत में जो है उग जाते हैं, जिनको हमने सो नहीं किया था। वो अनवांटेड इसलिए है बिकॉज उनकी कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो उन अनवांटेड प्लांट को हम बोलते हैं वीड्स, या हिंदी में बताऊं तो उसे खरपतवार कहा जाता है, खरपतवार। ठीक है, उसके बाद उनको निकालने के बाद हमारे प्रॉपर जो क्रॉप प्लांट्स है वही रहते हैं और उनको जो भी हम खाद डालते हैं, उसमें मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, वो सारी चीजें उनको प्रॉपरली मिलती है और वो अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, वीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्यों इन्हें निकालना चाहिए, वो सारी एक एक करके देखेंगे। लास्ट में हमारे पास जो अगला टॉपिक रहेगा, 6th जो प्रैक्टिस हम करेंगे वो होगी प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो शुरुआत यहां से करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। ऑलराइट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमारे पास है इट इन्वॉल्व प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। अब इसका मतलब क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर हमें 3 स्टेप करने पड़ते हैं। सबसे पहला काम होता है प्लोइंग, यानी कि खेतों में हल चलाना। आप अपने राइट साइड में एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें एक किसान जो है वो अपने बैलों के पीछे इन्होंने क्या लगा रखा है, अपना हल, जिसको प्लो कहते हैं वो, और उसे खेत में वो जोत रहा है। तो ये जुताई को ही हम क्या बोलते हैं, प्लोइंग कहते हैं। फिर उसके बाद जब ये मिट्टी खोद दी जाती है उसके बाद हल चलाने के बाद एक लेबलर किया जाता है, यानी कि मिट्टी को बराबर किया जाता है।
ताकि जो सॉइल है वो अप डाउन उसके बीच में ना हो। उसके बाद फिर की जाती है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग को अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊं तो जो भी गाय भैंस बकरियां किसान पालते हैं उनका जो गोबर होता है उसको खेतों में डाला जाता है, बिकॉज वो सारे के सारे प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट होते हैं और डिकम्पोज होने के बाद, ठीक है, वो बहुत अच्छा मेन्योर यानी कि एक तरीके का ह्यूमस बनाते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी में हेल्प करते हैं। तो प्लोइंग की डेफिनेशन पे आते हैं, इट इज ए प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल बाय यूजिंग द प्लो। तो प्लोइंग क्या होती है? प्लोइंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सॉइल को लूज करते हैं, टर्न मतलब उसको खोदते हैं और उसके बाद उस सॉइल को इस तरीके से सॉफ्ट कर देते हैं कि उसमें सीड्स सो किए जाएं तो आसानी से ग्रो कर सकें। दिस इज ऑल ओवर व्हाट वी कॉल द प्लोइंग। प्लोइंग की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से याद कीजिएगा, PLOUGHING है। अगर आप प्लोइंग की स्पेलिंग को थोड़ा सा मेमोराइज करना चाहोगे तो इसको आपको प्लोगिंग तरीके से माइंड में रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये एक तरीके से जो इंग्लिश है उसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे शब्द ऐसे मिलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, स्पेल लेबल कुछ अलग होता है, ठीक है। तो इन बातों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। आई थिंक प्लोइंग की क्लियरिफिकेशन हो गई होगी आपको। अब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और इस चीज को और बेहतर तरीके से क्लियरिफाई करवाता हूं। एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग। अब ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में इसी फॉर्मेट में आपसे पूछे जाते हैं कि डिफाइन द टर्म प्लोइंग एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लोइंग। प्लोइंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो एडवांटेजेस में हम बात करेंगे इनके क्या क्या फायदे हैं, यानी कि जो प्लोइंग है उससे क्या बेनिफिट है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बेनिफिट है। सिंपल सी बात है, हमारी क्रॉप्स हमारे प्लांट तभी ग्रो करेंगे जब पहले हम उस सॉइल को क्या करेंगे, प्लो करेंगे, यानी कि सॉइल को लूज करेंगे, सॉफ्ट करेंगे और उसको इस लायक बनाएंगे कि सीड को उसमें एयर मिल सके, वाटर मिल सके और वो उसमें ग्रो कर सके। तो पहला पॉइंट आप इसमें जो शॉर्ट में मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा, नोट्स में शॉर्ट फॉर्म में है लेकिन मैं एक्सप्लेन इन्हें डिटेल में करूंगा ताकि आप इनको समझ लो। तो आप लिखते हुए शॉर्ट पॉइंट्स में आप अपने आंसर को हमेशा पॉइंट्स में बना के लिखेंगे तो उसका बेनिफिट हमेशा ये रहता है कि यू गेट गुड मार्क्स, आपके नंबर नहीं काटता एग्जामिनर, राइट। सो पहला पॉइंट आपको इसमें जो है वो है मेक रूट्स पेनिट्रेट डीपर। इसका मतलब है कि जब प्लोइंग हो जाती है तो सॉइल सॉफ्ट हो जाती है और उसकी वजह से, ठीक है, जो रूट्स होते हैं प्लांट के वो डेप्थ में आराम से गहराई तक जाते हैं और नीचे से वाटर और मिनरल जो है वो खींच सकते हैं और अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, ऑलराइट। दूसरा जो एडवांटेज हम मेंशन कर सकते हैं वो ये है कि एरेट द रूट, यानी कि रूट्स को एरेशन मतलब एयर मिलता है, राइट। तीसरा पॉइंट जो आपके पास तीसरा एडवांटेज है वो है रिमूव द वीड्स, कि जब हम प्लोइंग करते हैं तो प्लोइंग से पहले प्लांट अगर सॉइल के अंदर कुछ ऐसा, खेत में कुछ ऐसा उगा हुआ है जो अनवांटेड प्लांट है तो उस प्लोइंग में सारा निकल जाता है, वो जो है टर्न होकर उसकी रूट्स बाहर निकल जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, राइट। देन अप टर्न द सॉइल। सॉइल को अप टर्न का मतलब है कि ऊपर का हिस्सा सॉइल का नीचे चला जाता है और नीचे वाला ऊपर, यानी कि सॉइल को हम पलट देते हैं, सिंपल टर्म में बोले तो उससे सॉइल की क्वालिटी और सॉइल की मॉइस्चराइजेशन प्रोसेस ज्यादा अच्छी हो जाती है। दूसरा है डिस्ट्रॉय हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। प्लोइंग करने से जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर पनप रहते, जो हो सकता है हमारे सीड्स को डैमेज करते या हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में जो है किसी ना किसी तरीके से रुकावट डालते हैं, वो भी जो है खत्म हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है, लगभग हमने 5 पॉइंट की यहां पे बात की, दे ऑल आर जस्ट सिंपली व्हाट वी कैन से दे आर एडवांटेज ऑफ प्लोइंग। तो ये प्लोइंग के फायदे हैं। अब लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग मैंने कहा कि प्लोइंग के बाद एक फ्लैट लकड़ी का एक जो है फ्लैटनर होता है जिसको लेबलर कहते हैं, उसको बिल्कुल जैसे हल लगा रखा था बैलों के साथ किसान ने, वैसे उसे लगाया जाता है और उसके ऊपर वो खुद खड़ा होकर उसको खिंचवाता है तो सॉइल अपने आप लेबल हो जाती है। मिट्टी जो ऊपर नीचे हो गई थी प्लोइंग के टाइम पे उसको लेबल करना होता है ताकि जब उसमें हम सिंचाई करें या सीड डालें तो ऐसा ना हो कि कहीं पे पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाए, कहीं पे बिल्कुल भी ना हो। तो उस चीज को लेबल करना, प्रॉपर्ली बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो लेबलिंग का फंक्शन यह है कि इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग बिग लंप्स ऑफ सॉइल। मोटे मोटे मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं जो कई बार सूखेपन की वजह से हार्ड होते हैं, तो जब उस पर लेबलर चलाया जाता है तो जो लंप्स ऑफ सॉइल होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर मिट्टी, महीन मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंप्लीफाई होके, एंड दैट्स हाउ वो फिर आसानी से जो है क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और क्या बेनिफिट आपको लेबलिंग के देखने को मिलेंगे? नेक्स्ट है प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन, यानी कि सॉइल को इरोजन से भी प्रोटेक्ट करता है। सॉइल इरोजन आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि क्या होता है, ठीक है, कि जब मिट्टी, हवा, पानी या किसी और तरीके से कट के बह के निकलती है तो उस चीज को बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। सो ये सॉइल इरोजन को भी प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि मिट्टी जब लेबल हो जाएगी, सॉइल जब लेबल हो जाएगी तो आसानी से उड़ेगी नहीं वो हवा से, राइट।
देन और क्या करता है, इट प्रमोट द इरिगेशन, ये इरिगेशन को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। इरिगेशन का मतलब है कि जब वाटरिंग की जाएगी, सॉइल के अंदर जो है पानी डाला जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसकी वजह से जो है सॉइल आसानी से उस पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी और इरिगेशन की प्रोसेस प्रॉपर्ली काम करेगी, पानी एक जगह इकट्ठा नहीं होगा। नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, जो हम टॉपिक ले रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। तो सॉइल के अंदर सबसे पहले प्लोइंग किया, फिर लेबलिंग किया और अब है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग को मैंने बताया खाद कहते हैं, इसको आम भाषा में क्या कहते हैं, खाद डालना, राइट। तो मिक्सिंग सॉइल विद द मैन्योर is simply called manuring and mixing soil with the manure help in increasing the soil fertility। इसके अंदर वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए और उसकी वजह से जो सॉइल है वो अच्छी खासी जो है क्या होती है, फर्टाइल हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी, उसकी उर्वरा पावर जो है, उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, तो उसमें उगने वाले प्लांट को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जैसे अगर आपको अच्छा न्यूट्रिएंट्स, कहने का मतलब है अच्छा हेल्दी डाइट मिले, प्रॉपर बैलेंस डाइट मिले, तो आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही प्लांट की ग्रोथ भी उसमें सॉइल के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स है उस पे डिपेंड करती है। तो जो सीड हम डालेंगे, उस सीड को जब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो प्लांट बनेगा, वो प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही बेहतर तरीके से डेवलप करेगा और तभी हमें उसमें से अच्छे खासे, ठीक है, पैदावार मिलेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट द सोइंग। सोइंग, SOWING। सोइंग का मतलब क्या होता है, बीज बोना। सिंपल टर्म में क्या बोलेंगे, बीज बोना। इंग्लिश में स्टेटमेंट इसकी क्या बनेगी, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट इज कॉल्ड सोइंग। तो एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड जिसमें सीड को जो है सॉइल में डाला जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देखिए, एक किसान जो है मिट्टी को खोद के उसमें एक गैप बना के उसके अंदर वो सॉइल के अंदर जो है वो सीड सो कर रहा है, डाल रहा है। तो सीड्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस। अब ऐसा नहीं कि कोई से भी सीड जो है वो डाल देंगे तो ग्रो करेंगे, ये डिपेंड करता है कि सीड जो है, जब भी किसान जो है अपने खेतों में नई फसल लगाने के लिए सीड सो करता है तो हमेशा सीड का सिलेक्शन करता है वो। आजकल साइंस काफी डेवलप हो गई और एग्रीकल्चर में साइंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है, इसलिए हम जो एक स्पेशल क्वालिटी के सीड यूज करते हैं जिनको बोलते हैं HYV, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी का मतलब क्या होता है, ऐसी वैरायटी जिनकी यील्ड मतलब पैदावार बहुत ज्यादा होती है। मतलब उनको साइंटिफिकली उनके अंदर ऐसे जीन, ऐसी क्वालिटीज डाली गई उन सीड्स के अंदर कि वो सीड ना तो आसानी से जो है उनको इंसेक्ट तबाह कर सकते हैं, ना ही बारिश या हवा से वो खराब होंगे। तो कहने का मतलब है, और उनकी पैदावार यानी कि उसके अंदर पैदा होने वाले जो अनाज की मात्रा होगी, ठीक है, वो जिसके भी प्लांट है उसकी क्वांटिटी काफी अच्छी होगी, ज्यादा होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी, प्लस में उसका जो क्वालिटी होगा वो भी बहुत अच्छे लेवल का होगा। तो HYV सीड का इस्तेमाल करते हैं सोइंग के लिए। एंड शुड जर्मिनेट इनटू प्लांट। तो जब सोइंग के अंदर तीन चीजें आ गई, सबसे पहले सॉइल को हमने लूज करके उसके अंदर सीड डाले, फिर सीड कैसे डाले, HYV सीड सेलेक्ट करेंगे तो ज्यादा पैदावार मिलेगी किसान को, और फिर तब जाके वो जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेशन टर्म आपने जो है छोटी 7th क्लास में पढ़ी होगी। जर्मिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस व्हेन अ सीड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जर्मिनेट क्या हो गया, जब वो प्लांट जो हमने सीड के रूप में लगाया था, वो जब उसमें से एक नया प्लांट, बेबी प्लांट डेवलप हुआ और वो बाहर निकला, उसमें से ग्रीन लीफ निकली, तो उसको हम बोलेंगे कि वो जर्मिनेट हो गया है। गॉट इट। तो ये है हमारे पास सोइंग से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, जो आप समझ गए होंगे। आई थिंक ये इतना मुश्किल नहीं है, इट्स सो सिंपल। जब तक हम सीड को सॉइल में नहीं सो करते तब तक वो एक और कंडीशन में होता है, उसे बोलते हैं डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब होता है स्लीपिंग स्टेज। तो सीड के बाहर एक हार्ड कोट होता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है, और सीड के अंदर जो है वो कॉटिलेडन्स होते हैं, उसके बीच में एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है जिसको एम्ब्रियो कहा जाता है। उसके दो हिस्से होते हैं बेटा, प्लूम्यूल और रेडिकल। रेडिकल से रूट्स बनते हैं और प्लूम्यूल से क्या बनते हैं, शूट बनते हैं। और ये 7th क्लास के अंदर या 5th क्लास के अंदर, 6th क्लास के अंदर ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाती है। एंड आई होप आपने पढ़ी होगी। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। शुड बी सोन एट राइट डेप्थ, यानी कि ये जो सीड है, ऐसा नहीं कि बहुत गहराई में आपने डाल दिया तो उगेगा, नहीं उगेगा। बहुत राइट डेप्थ मतलब ना ज्यादा डीप हो ना ज्यादा ऊपर हो। ज्यादा गहराई में डाला ग्रो नहीं करेगा, ज्यादा ऊपर रख दिया तो चिड़िया या कोई भी इंसेक्ट आके उसे खा जाएगा। तो दैट्स वाई जो सीड है उसकी डेप्थ इतनी सही अप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि उसको ग्रो करने में दिक्कत ना हो। प्रॉपर डिस्टेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन द सीड। जब सीड सो किए जाते हैं खेत के अंदर, तो ऐसा नहीं कि सारे सीड एक ही जगह इकट्ठे डाल दिए, नहीं, उनके बीच में प्रॉपर गैप रखना होता है, ताकि एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में वो जो डिस्टेंस रहेगा उससे उन प्लांट के बीच में कंपटीशन नहीं होगा और वो अपने अपने न्यूट्रिएंट्स लेके अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें सोइंग के अंडर में जो है वो अंडरस्टैंडिंग में आ जाती है। ठीक है, तो ओवर डिगिंग करना या ओवर
सरफेस पे चीजों को रखना, ये दोनों ही चीजें सोइंग को क्या करती है, बुरी तरीके से इंपैक्ट करती है। देन नेक्स्ट क्या आ जाता है, सोइंग के अंदर हम पढ़ सकते हैं कि सीड यूज शुड भी कैसे होने चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजीज। तो फ्री फ्रॉम डिजीज का मतलब है कि ऐसे सले गड़े या बेकार वाले सीड हमें नहीं लेने चाहिए। इसीलिए किसानों को हमेशा सलाह दी जाती है, ठीक है, उनको सिखाया जाता है कि वो हाई यील्डिंग वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो दे विल बी एबल टू गेट गुड यील्ड आउट ऑफ देयर क्रॉप्स। ऑलराइट, एंड जो सीड है दे शुड बी व्हाट, वाइबल होने चाहिए। वाइबल का मतलब होता है जिनकी अच्छी खासी लाइफ और जो आसानी से खराब ना होते हो, छोटी मोटी चीजों का, टेम्परेचर, बारिश का आसानी से उन पे कोई असर ना हो, तभी वो सीड अच्छे प्लांट को जो है वो जर्मिनेट कर पाएंगे। अब मेथड ऑफ सोइंग के बारे में बताते हैं आपको। मेथड ऑफ सोइंग में हमें क्या पढ़ना है, मेथड मतलब तरीके, सोइंग मतलब सोइंग करते हैं कितने तरीके से। तो 2-3 तरीके इसमें है, एक आपका मैनुअल होता है, दूसरा थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच कहा जाएगा। तो एक आता है हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब जैसे आप अपने पिक्चर देखिए, अपने वीडियो देखिए, इस वीडियो में जो आपको राइट हैंड साइड में पिक्स दिख रही है, इसमें एक किसान जो है एक टोकरी पकड़े हुए जिसमें बहुत सारे सीड है, उन सीड को हाथ में लेके ऐसे फेंक रहा है, चारों तरफ फैला रहा है, ठीक है, ताकि दूर दूर जाके वो गिरे और उसके बाद वो ग्रो करेंगे। बट ये तरीका क्या सही तरीका है? बिल्कुल भी ये अच्छा तरीका नहीं, पुराने जमाने का ट्रेडिशनल तरीका है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कई जगह पे सीड बहुत ज्यादा गिरते हैं, कई जगह पे गिरते ही नहीं है, तो कहीं पे तो बहुत सारे प्लांट एक साथ उगेंगे, कुछ जगह खेत में एज इट इज रह जाएगी। तो ब्रॉडकास्टिंग का तरीका जो एक मैनुअल तरीका है, तो एज यू कैन सी इट्स ए मैनुअल वे, जिसमें डायरेक्टली वी जस्ट हैव टू स्कैटर द सीड्स ऑल अराउंड द फील्ड। ऑलराइट, इसका डिसएडवांटेज देखो, सीधा आ गया आपके पास, रिड्यूस क्रॉप यील्ड, इससे क्रॉप की पैदावार कम होती है। एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड, सीड जो है वो प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं उगते, कुछ बहुत दूर होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो उससे जो प्लांट है उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती। इस वजह से जो है, जो सोइंग के मेथड है वो भी सोच समझ के यूज किए जाने चाहिए। आपको क्या सीखने को मिल रहा है? आपको ये सीखने को मिल रहा है कि बड़े होके या जब भी आप अपने गांव जाओ या कहीं पे भी जाओ और वहां पे आप देखो लोगों को कि वो सीड कैसे सो कर सकते हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि वो कितने अच्छे से चीजों को सीखे हुए या जानते हैं, या फिर आप उनको सलाह दे सकते हो। ये काम आप अपने घरों में भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके फैमिली में, गांव में लोग जो है वो किसानी करते हैं, तो उनको आप ये चीजें सिखा सकते हो। और नहीं तो कल को हो सकता है आपको किसान बनना पड़े, आप किसान के बेटे हो, तो हो सकता है आपको भी किसानी करनी पड़े, आपको भी फार्मिंग करनी पड़े। तो ये चीजें आप सीख लोगे तो आपको, ठीक है, ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको सीखने के बाद आप गलतियां नहीं करोगे, आप अच्छी पैदावार ले पाओगे अपने खेतों से। सीड ड्रिल क्या होती है? ये एक टेक्निकल, जैसे मैंने बताया कि जो पहला था हमारा ब्रॉडकास्टिंग, वो तो सिंपल तरीका था, ठीक है, ट्रेडिशनल पिछले सैकड़ों सालों से, जब से आदि मानव ने जो है वो खेती बाड़ी करना सीखा, तब से वो तरीका यूज कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि लगातार साइंस एडवांस होती जा रही है, तो ये जो सीड ड्रिल है वो एक ऐसी मशीन है जो ट्रैक्टर में पीछे लग जाती है। इसमें एक बॉक्स होता है, लास्ट टाइम मैंने पिछली वीडियो में सारा बताया था आपको कि सीड ड्रिल कैसे काम करती है। तो दिस आयरन ट्यूब, इसमें एक आयरन की ट्यूब है, ठीक है, विद द फनल, जिसमें नीचे की तरफ आप ब्लैक कलर की फनल देख पा रहे हो, आप पिक्चर आपके सामने है इसकी। ऑलराइट, एंड टॉप के ऊपर जो है वो एक बॉक्स लगा हुआ है ब्लू कलर का, जिसमें सीड डाले गए। तो सीड्स आर पुट इन द फनल देन रिलीज्ड इन सॉइल फुरोज। फुरोज क्या होती है? उसके अंदर, पाइप के अंदर जो है वो क्या होता है, खोखलापन होता है, तो उसमें से वो नीचे निकलते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो सीड है वो कैसे प्रोपेगेट करके जो है वो सॉइल में पहुंचते हैं। और इस मशीन की खासियत ये कि सही डेप्थ पे, राइट डेप्थ पे सॉइल के अंदर ये सीड को ड्रॉप करती है, राइट डिस्टेंस पे करती है। और यही बेनिफिट है कि प्लांट जो है वो प्रॉपर गैप पे उगते हैं और किसी भी तरीके का कंपटीशन नहीं होता है प्लांट्स के बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि पैदावार, आउटपुट, यील्ड जो है कई गुना हो जाती है। तो एडवांटेज ये, इसके जो एडवांटेज है वो पहला तो है सेव टाइम। अगर आदमी वैसे सो कर रहा है तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये मशीन बहुत जल्दी काम पूरा कर देती है। एंड जो सीड्स होते हैं दे आर सोन एट द राइट डेप्थ, सही डेप्थ पे, सही गहराई पे डालती है और सही डिस्टेंस पे भी डालती है। तो ये है सीड ड्रिल के बेनिफिट। तो आप देख सकते हो कि साइंस से हम किसी भी चीज को बहुत सिंपल कर सकते हैं। तो यही तो बेनिफिट है, अगर आप साइंस को सीखते हो, समझते हो, ठीक है, जानते हो, तो आप उसको अप्लाई करोगे। और अगर आप उसे सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो, जानते नहीं हो और सिर्फ रटते और सोचते हो कि एग्जाम में नंबर ले आएंगे, तो आप उस साइंस को पढ़ने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो चीज आप यूज नहीं कर सकते उसको आपने सीखा ही नहीं है, उसको तो आपने सिंपली ये कह लीजिए कि वो तो आपके ऊपर एक बोझ था और आप उसे ढो रहे थे। तो पढ़ाई को अगर आप बोझ बना के चल रहे हो तो आप जिंदगी में कभी
पढ़ाई का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। हाँ, अगर आप उस चीज को सीख रहे हो, आपके मन में एक आप खुद को मोटिवेटेड रखते हो नई चीजों को सीखने और समझने के लिए, तो आप बहुत अच्छे लर्नर हो और आप उसको यूज कर पाओगे। और जब आप साइंस का यूज करोगे ना लाइफ में, तो याद रखना बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप अपने लेवल पे खुद निकाल पाओगे। और यही तो बेनिफिट है, दैट्स व्हाई कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे बच्चे साइंस सीखे और साइंटिफिक अप्रोच उनकी बने, ताकि वो आने वाले टाइम में अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो खुद अपने दिमाग से सॉर्ट आउट कर सके, उन्हें किसी दूसरे पे डिपेंड ना होना पड़े। अगला जो टर्म हमारे पास है वो ट्रांसप्लांटेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन, ठीक है, कहां पे होता है, किस पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप पे ये इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच सीड इज फर्स्ट सोन इन नर्सरी। पहले सीड को कहां लगाते हैं? नर्सरी में, छोटी छोटी क्यारियों में लगाते हैं। देन वो ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद दीज सीडलिंग्स आर ट्रांसफर्ड टू द मेन फील्ड। फिर उनको वहां से निकाल के, ठीक है, कहां लेके जाते हैं? मेन फील्ड, यानी कि बड़े खेत में लेके जाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? दो डबल टाइम मेहनत क्यों करते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ी एक नॉलेज है जो अक्सर हमारे दिमाग में स्किप कर जाती है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि जो सीड हम जब सो करते हैं किसान, तो वो जब सीड सो करते हैं तो क्यारियों में सो करने से जब वो सीड उग के नए प्लांट उसमें से जो न्यू प्लांट्स डेवलप करेंगे, तो वो जो नए प्लांट्स होंगे बेटा, वो नए प्लांट्स क्या होंगे? उनमें कुछ प्लांट कमजोर होंगे, कुछ प्लांट सही से ग्रो नहीं कर पा रहे होंगे। तो किसान क्या करता है? जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के प्लांट उसमें उगे उनको निकालेगा, यानी कि उन सीडलिंग को वहां से उखाड़ेगा उस नर्सरी से, और फिर उनको इकट्ठा करके बड़े खेत में ले जाके लगाएगा। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि बहुत सारे किसान जो है ये बहुत सारी इनके हाथ में छोटे छोटे प्लांट्स हैं, और ये प्लांट पैडी के प्लांट है, यानी कि धान ऐसे ही लगाया जाता है। पहले उन्हें क्यारियों में लगाते हैं, फिर वहां से निकाल के उनको मेन फील्ड में लगाया जाता है और प्रॉपर डेप्थ पे लगाया जाता है। तो उससे क्या होता है? पहली बात तो ये कि हमने जो प्लांट सो किए थे, जो हमने सीड सो किए थे, उनमें से जो बेस्ट क्वालिटी के प्लांट है हमने वही सेलेक्ट किए। और दूसरा, वो जब हम उनको लगा रहे तो हम प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाते हैं, तो हमारी पैदावार बहुत अच्छी होती है, किसान को बहुत अच्छी ईल्ड मिलती है, अच्छी आउटपुट मिलती है। तो ये बेनिफिट होता है ट्रांसप्लांटेशन का। तो द प्रोसेस इन विच सीड्स आर फर्स्ट सोन इन द नर्सरीज एंड व्हेन दे ग्रो इनटू आप कह सकते हो सीडलिंग, देन दे आर taken out and transferred to the main field. This process is known as transplantation and the best example is paddy, जिनको हम राइस कहते हैं, धान, राइट? ये है आपका। अब कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ में ले लेता हूं इसमें, जैसे व्हाट इज ट्रेडिशनल टूल ऑफ सोइंग? सोइंग का जो ट्रेडिशनल टूल है वो कौन सा होता है? ट्रेडिशनल मतलब जो ट्रेडिशन में है, जो प्राचीन टाइम से यूज किया जा रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, ट्रेडिशनल टूल की अगर हम बात करें तो इट शेप्स लाइक अ फनल। ये देखिए, आप पिक्चर आपके राइट हैंड साइड में है, इस तरीके से एक फनल लगा दी जाती थी, एक जुगाड़ था ये लोगों का, इसमें वो सीड डालते रहते थे और हल चलता रहता था और सीड उसमें एक एक करके गिरता रहता था। तो ये एक टेक्निक हुआ करती थी जो लोगों ने थोड़ी सी इजाद की थी। वैसे तो स्कैटरिंग करके ही करते थे, लेकिन दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा और इंप्रूव था। तो द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, ऑलराइट, व्हिच पासेस डाउन थ्रू दैट ऑफ द पाइप्स हैविंग द शार्प एंड्स होते थे, उसमें छोटी गैप्स होते थे ताकि एक एक सीड एक टाइम में निकल पाए वहां से। एंड दीज एंड पर्स मतलब वो घुसते थे सॉइल के अंदर एंड पुट द सीड इनटू द सॉइल, और फिर उसके बाद सॉइल के अंदर यहीं से इंस्पायर होकर साइंटिस्टों ने क्या बनाई? वो मशीन बनाई जो हमने थोड़ी देर पहले देखी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सीड ड्रिल, राइट? तो ये एक क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन बीच में से कहीं से भी डेवलप हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है बेटा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो लगभग एग्जाम में पूछते ही है, ये कंफर्म है कि इससे क्वेश्चन आता है इन टॉपिक्स में से। मैन्योर्स की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे जा सकते हैं। सेम फॉर द फर्टिलाइजर्स के लिए भी है। तो अगर हम ये बात करें कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर क्या है, तो दे आर स्पेशल कंपोनेंट व्हिच कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ nutrients that help to increase the fertility of the soil and help the plant or the crop to grow well in the field, right? So they are added to maintain the fertility of the soil. तो सिंपल टर्म में आप एक छोटी सी बात याद रखिए, क्यों डालते हैं? फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को इंक्रीज करना है, बढ़ा के रखना है ताकि पैदावार अच्छी हो, किसान को अच्छा अनाज मिलता रहे, इसीलिए। तो इनके डालने से सॉइल की क्या होती है? फर्टिलिटी, यानी कि उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इनके अंदर खास तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स क्या है? अभी जो फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर केमिकल्स होते हैं, उनको जो है फैक्ट्रीज और लैब्स में टेस्ट करके बनाया जाता है, और जो मैन्योर्स है वो नेचुरल होते हैं, प्लांट और एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है उसी को अगर हम खेत में डालें तो उससे जो पैदावार है वो अच्छी हो जाती है, बिकॉज जो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है। मैन्योर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैन्योर्स क्या होता है?
ठीक है, मैन्योर जो है वो दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। ओके, मैन्योर्स के बारे में बात कर रहे थे। मैन्योर्स क्या होते हैं? तो दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। जो मैन्योर्स होते हैं ये वो ऑर्गेनिक मतलब जो प्लांट और एनिमल से बनते हैं या उन्हीं के हिस्से होते हैं। जब प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं तो डिकम्पोज सड़ने के बाद वो मिट्टी में बदल जाते हैं, उन्हीं को मैन्योर्स कह सकते हैं। सो दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड मतलब निकाले जाते हैं या बनते हैं डिकम्पोजिशन मतलब सड़ने की वजह से एनिमल और प्लांट। तो एनिमल और प्लांट जब मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो वो सड़ने लगते हैं। डिकम्पोजर फंगस और बैक्टीरिया उन्हें डिकम्पोज करके सड़ा देते हैं और उसी चीज को मैन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मैन्योर कहते हैं। ठीक है, इसको कई बार आपने एक नए नाम से भी सुना होगा, इसे ह्यूमस भी पढ़ा जाता है। ठीक है बेटा, तो दैट इज ऑल। अब टाइप्स के बारे में बताता हूं। कितने टाइप के मैन्योर्स हमारे हैं? फार्म यार्ड मैन्योर होता है, कंपोस्ट मैन्योर होता है। तो सबसे पहले फार्म यार्ड मैन्योर किसे कहते हैं? कैटल का डंग, कैटल का यूरिन, ये सब चीजों से मिक्स होके आप कह सकते हो सिंपल टर्म में गाय भैंस बकरियों का जो गोबर होता है। ठीक है, मैं आपको इसको लोकल सेंस में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो आपने देखा है, आप समझ पाओगे। तो फार्म यार्ड मैन्योर का मतलब जो फार्म किसानों के होते हैं वहां पे जो भी वो एनिमल्स को, जो भी कैटल्स रेयरिंग करते हैं, वो क्या करते हैं? वो गोबर निकालते हैं। उस गोबर से जो मैन्योर बनता है उसको बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, राइट। कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट जो है प्लांट एंड एनिमल का वेस्ट होता है, यानी कि जो प्लांट और एनिमल है वो काट दिए, सड़ गए, मर गए, व्हाटएवर, ठीक है, उसके बाद उनको डिकम्पोज हो जाते हैं, वो अपने आप होते हैं नेचर में या फिर उनको करवाया भी जाता है। तो उससे जो हमें खाद मिल रही है, उससे जो हमें मैन्योर मिल रहे हैं, उस मैन्योर को हिंदी में खाद बोलते हैं, आप जानते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कंपोस्ट मैन्योर। ये दूसरा टाइप आपको मैंने बता दिया, गॉट इट। और ये आप डायग्राम में भी, पिक्चर से भी देख पा रहे हो कि किस तरीके से आपको कंपोस्ट और फार्म यार्ड देखने को मिल रहा है, राइट। उसके बाद जो है जो कंपोस्ट बनाने के लिए उसमें हम एक खास तरीके के वॉर्म्स यूज करते हैं जिनको बोलते हैं अर्थ वॉर्म्स। क्या कहा जाता है उनको? अर्थ वॉर्म्स। और इसीलिए इस कंपोस्ट को हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। एक और नाम आपको अपनी बुक्स में मिल सकता है, वर्मी कंपोस्ट। दिस इज नथिंग बट द मेन कंपोस्ट। तो व्हेनेवर वी आर यूजिंग द अर्थ वॉर्म्स लाइक worms to decompose the plant and animal waste to produce a useful form of manure that can be enhance the fertility of the soil is called vermicomposting, or this type of compost is called vermicompost. Got my point? अब एक होता है बेटा थर्ड कैटेगरी हमारी आती है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होते हैं? एक टर्म है आपके पास डैसिप, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक सन हेम्प एक्स्ट्रा। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको किसान खेत में उगाते हैं और फिर वहीं से उनको उसी खेत में उनको काट देते हैं, तोड़ देते हैं और ट्रैक्टर चला देते हैं, उस पर मिट्टी को जो है वो पलट देते हैं, उसमें आप कह सकते हो प्लोइंग कर देते हैं, तो वो उसी में मिक्सअप हो जाते हैं। लेकिन ये खास तरीके के जो ग्रीन मैन्योर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेग्यूमिनस दालों के प्लांट, इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी होती है, इसमें नाइट्रोजन होता है जो कि प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। इसमें एग्जाम्पल आप सन हेम्प का रख सकते हो। सन हेम्प जो है, ठीक है, इसको बरसीम के नाम से भी जाना जाता है। इसको उगाते हैं, जानवरों को भी खिलाते हैं और कुछ किसान जो उनको खेतों में ही काट के उसको अपने सॉइल में मिक्स कर देते हैं, तो वो सड़ने के बाद बहुत अच्छी न्यूट्रिएंट जो है सॉइल को देता है और सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत अच्छा बनाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द ग्रीन मैन्योर, ठीक है। सो दिस आर, और ये नाइट्रोजन की भरमार होती है इसमें, तो ये सॉइल को बहुत अच्छा नाइट्रोजन देता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। वेल आप कह सकते हो सॉइल जो है वो किसी भी तरीके की क्रॉप्स को उसमें आप आराम से उगा सकते हो। अब एडवांटेज क्या है मैन्योर के? क्या क्या एडवांटेज? तो पहला एडवांटेज जो हमारे पास है, ठीक है, वो है इट एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मैन्योर डालने से सॉइल की न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, यानी कि फर्टिलिटी पावर बढ़ती है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे? ठीक है, इट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। आपको पता है जब मैन्योर सड़ने के बाद जिस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ब्लैकिश कलर की सॉइल, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस, जो कि बहुत फर्टाइल होती है और बहुत अच्छा वाटर एब्जॉर्ब करती है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आ जाता है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की क्वालिटी को भी ये बेहतर करते हैं क्योंकि उस सॉइल में फिर अच्छी खासी पैदावार किसान को मिलती है, ठीक है। तो ह्यूमस एक तरीके का ऑर्गेनिक मैटर है जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। अब हमारा अगला टॉपिक है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, यानी कि ऐसे इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल कंपाउंड्स, वो केमिकल कंपाउंड जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जो है सॉइल को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, उनको फर्टिलाइजर्स कहते हैं। एग्जांपल NPK, N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब होता है
फोस्फोरस, के का मतलब होता है पोटेशियम। ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, राइट। तो एग्जाम्पल फर्टिलाइजर के आपके पास एनपीके, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम का ये कॉम्बिनेशन होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये केमिकल्स के कुछ खास तरीके की कॉम्बिनेशन में तैयार किया जाता है, जिनको थोड़ी मात्रा में सॉइल में डालो तो अच्छी खासी जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और प्लांट या क्रॉप्स की ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है। देन आपके पास अगला एग्जाम्पल आता है अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम सल्फेट ये भी एक तरीके का केमिकल आप कह सकते हो प्रिपरेशन है, जो कि सॉइल में डालने से सॉइल को अच्छा खासा सल्फेट और अमोनियम का कॉम्बिनेशन देता है। एंड अनदर वन इज वी कैन हैव द अमोनियम फोस्फेट एक्सेट्रा। तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फोस्फेट और एनपीके, दीज आर द 3 एग्जांपल्स दैट यू कैन मेमोराइज, ठीक है। और ये एग्जाम में अगर आएंगे तो आपको ये हेल्प करेंगे। ये फर्टिलाइजर जनरली नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं। अब वी कैन हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम टॉपिक जो हमने अभी फिनिश किया कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में अगर हम डिफरेंस देखें तो मैन्योर जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, फर्टिलाइजर जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, राइट। मैन्योर कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर के अंदर सारी जरूरी जो न्यूट्रिएंट जो सॉइल को चाहिए, जो प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, वो होते हैं। जबकि फर्टिलाइजर के अंदर वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे सॉइल को मिले, ठीक है। तीसरे पॉइंट में मैन्योर में आप लिख सकते हो कि ये स्लो एक्शन करते हैं। जो मैन्योर से दे स्लोली एक्ट, उनका एक्शन बहुत स्लो होता है, जबकि जो फर्टिलाइजर है उनका एक्शन फास्ट होता है। और एक और पॉइंट आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, वो है कि मैन्योर को हमेशा बल्क में, वी हैव टू ऐड इन मोर क्वांटिटी, मैन्योर को बहुत ज्यादा डालना पड़ता है, तब जाके उसमें से न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली मिल पाते हैं। जबकि फर्टिलाइजर को जो है बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ता है। मैन्योर को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बल्की होते हैं, बहुत सारा इकट्ठा करना होता है। फर्टिलाइजर को हैंडल करना बहुत आसान है बिकॉज दे कैन बी इजीली स्टोर, वो बोरियों में हम आराम से उनको स्टोर करके रख सकते हैं। आगे मैन्योर जो है दे ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, वो एक खास इंपॉर्टेंट जो कि सॉइल की बहुत जरूरी चीजें, ह्यूमस देते हैं सॉइल को, जो कि मॉइस्चर बना के रखता है, सॉइल को अच्छे से जो है वो प्रॉपर्ली वेल एरेटेड करके रखता है। एंड अगर हम बात करें फर्टिलाइजर की तो दे डू नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। अब मैन्योर्स का अगला पॉइंट, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्जर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उनकी बहुत सारी मात्रा में, मतलब ज्यादा अमाउंट में उन्हें डालना पड़ता है सॉइल में। जबकि जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं दे नीड टू बी यूज्ड इन लेस क्वांटिटी, कम मात्रा में लेना पड़ता है। फॉर द मैन्योर्स, मैन्योर टेक लॉन्ग टाइम टू शो रिजल्ट, बहुत लंबा टाइम लगता है क्योंकि धीरे धीरे, ये समझ ली कि जैसे आजकल दवाइयां होती है, एक आयुर्वेदिक होती है और एक आपकी एलोपैथिक होती है। तो एलोपैथिक क्विकली काम करती है क्योंकि वो केमिकल नेचर की है, और जो आयुर्वेदिक है वो धीरे धीरे हमारे ऊपर असर करती है, लेकिन उनका असर बहुत अच्छा रहता है। तो यही काम यहाँ पे आपके पास फर्टिलाइजर और मैन्योर्स में भी है। ऑलराइट, डिफिकल्ट टू स्टोर ट्रांसपोर्ट, मैन्योर क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में रखने पड़ते हैं तो उनको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है, ज्यादा महंगा पड़ता है। जबकि आपको जो है, जो फर्टिलाइजर है वो इजी टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, बेस्ट क्या है, बेस्ट है जो नेचर से मिलता है, जो नेचुरल है। तो हम कह सकते हैं कि मैन्योर्स आर ऑलवेज बेस्ट। आपने आजकल अगर आप बड़े बड़े मॉल्स में जाओ या कहीं पे भी आप अपने घर का ग्रोसरी का सामान लेने जाओगे तो वहां पे आपको दालों के 2 फॉर्म मिलेंगे, एक पे लिखा होगा ऑर्गेनिक फूड और एक पे लिखा होगा इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक वाली कौन सी होती है, वो जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमस जैसे सब्सटेंस में या ऐसी सॉइल जिसमें किसी भी तरीके की केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाले जाते, सिर्फ और सिर्फ मैन्योर डाले जाते हैं, उनमें उगाए जाते हैं क्योंकि उनकी न्यूट्रिएंट्स पावर अच्छी होती है, उसमें केमिकल्स नहीं होते और इस वजह से हम बीमारियों से बचे रहते हैं, इसीलिए वो थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है। लेकिन जो अक्सर हमें मार्केट में चीज़ें मिलती है वो सारी की सारी जो किसान है वो ज़्यादा पैदावार करने के लिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं जिसमें दुनिया में रिसर्च बताती है कि बहुत तरह की बीमारियां जो है लोगों के अंदर फैल रही है, कैंसर का कारण भी ये बन रहे हैं क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं उसमें केमिकल्स है और वो केमिकल्स हमारे बॉडी पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक हम रखेंगे वो टॉपिक हम रखेंगे किस चीज का, दैट विल बी ऑफ इरिगेशन से शुरू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, एंड अगली क्लास में मिलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बार बार देखिए इन्हें, बार बार समझिए इन्हें, और साथ में ठीक है अगर हो सके तो एक काम और कीजिए, और वो काम क्या करना है आपको, दैट इज़ ठीक है कि आपको जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, ओके, लाइक्स देने ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या बेनिफिट होगा, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए और अच्छा काम करूं और बेहतर चीज़ें आपको दे सकूं, और इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगना है, आपको घर बैठे बैठे सारी ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है। ठीक है, आपको जो है मेहनत
सिर्फ देखने और समझने में करनी है, बाकी बनाने की मेहनत मैं करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक्स देते रहें, ठीक है, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके और वो भी इसका बेनिफिट ले सके। ऑलराइट, तो मिलते हैं अगली वीडियो में चौथे लेक्चर के साथ। ये लेक्चर नंबर 3 था हमारा आज का। ओके।